अच्छा, शेख फवाद बशीर बेसिकली अ पाकिस्तानी बॉय जिसको पाकिस्तान में बिज़नेस करना था, कारोबार करना था, और स्टार्ट किया मैंने बाय सेलिंग निमको इन टी शर्ट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंडिंग अप हियर इन रियल एस्टेट बिकॉज आई फील कि रियल एस्टेट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट रियली गुड। या रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है किसी भी मुल्क का, वो डिपेंड करता है ऑन द डेवलपमेंट इन द रियल एस्टेट साइड। So I think that is one of the biggest opportunity in Pakistan because it's a developing country for all the investors to invest in real estate. और यहाँ पे एक गैप भी था जिसको हमने कोशिश की कि हम कवर करें, और इंशाल्लाह we'll keep on doing that in future as well. जब हमने AAA बनाया या फिर रियल एस्टेट में जब मैं आया तो मुझे ये लगा कि रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें लैक कर रही हैं। जिस तरह रियल एस्टेट में ट्रेडिंग होती है, सिर्फ सेलिंग नहीं होती। ट्रेडिंग इन अ सेंस कि आपने किसी इन्वेस्टर को एक प्लॉट लेके दिया, उसके बाद आपका कुछ लेना देना नहीं उस इन्वेस्टर के साथ। वो प्लॉट महंगा होगा तो वो बेच देगा, वो सस्ता होगा तो वो कहते हैं आपके पास आएगा, आप बोलेंगे जी मार्केट गिर गई है। तो इसे आप ट्रेडिंग कहते हैं, लाइक शेयर्स। मुझे लगा कि रियल एस्टेट में बड़ा गैप है और हमें सेलिंग की तरफ लेके जाना चाहिए इसको। तो हमने कुछ चीज़ें चेंज की और इट्स गोइंग रियली गुड अभी तक तो। और दूसरे एंड में अगर देखा जाए कि हमने क्या बेहतर किया या किस तरह बेहतर किया, तो एक आइडिया था जिसको लेके हम आए। हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की कि नए आइडियाज़ को फ्लोट करें। बहुत से लोग ये कहते हैं यार AAA जो है वो एकदम से ही आ गया है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं और ये हो गया वो हो गया। तो मेरे ख्याल से एक आइडिया था और आइडिया ही हमेशा पैसा कमाता है, जैसा फूड पांडा है या कोई और बिजनेस आइडिया होता है। फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में टेली मार्केटिंग को हमने इंट्रोड्यूस किया, और टेली मार्केटिंग वो रिसोर्स जो हम पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल करते। तो जब हमने इसको सेल्स के लिए इस्तेमाल किया या रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल किया तो हमें बड़ा अच्छा एक रिज़ल्ट मिला वहाँ से। वो रिज़ल्ट जो था वो बेसिकली AAA है, और इस तरह हमने जल्दी अचीवमेंट हासिल की। तो जर्नी वॉज एन आइडिया टू ब्रिंग रियल एस्टेट एंड टेली मार्केटिंग टुगेदर एंड फाइंड न्यू वेज टू सेल थिंग्स। और दूसरा जो मेन मकसद था, जो इन्वेस्टर्स के लिए इशूज़ थे, उन इशूज़ को हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें सिक्योरिटी इशू होता है या इन्वेस्टर डिपेंडेंट होते हैं मार्केट के ऊपर। तो हमने ये कोशिश की कि वो मार्केट पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम डेवलपमेंट करें और डेवलपमेंट की ग्रोथ के साथ उनका पैसा सिक्योर भी और उनको अच्छा रिटर्न भी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी इज़ गोइंग रियली गुड अभी तक। ऐसा डिपेंड करता है आप कामयाबी किस चीज़ को कहते हैं। अगर तो आप कामयाबी इस चीज़ को कहते हैं आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए तो उसके तो और भी बहुत सारे तरीके थे। और अगर आप कामयाबी इस चीज़ को सोचते हैं कि इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहा है, वो टारगेट रख रहा है, वो उन टारगेट को अचीव कर पा रहा है, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट्स हमने रखे, जिन टारगेट्स को हम अचीव करना चाह रहे हैं हम उनको अचीव कर पा रहे हैं। और अभी बहुत ज़्यादा हमने फ्यूचर पे डिपेंड किया है। बहुत सारे अच्छे टारगेट्स हैं, मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है। तो इंशाल्लाह जब सब कर लेंगे और चलते जाएंगे और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का वो एहसास बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट अभी तक। AAA एसोसिएट के जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो यही हैं कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर से बेहतर करें। 3-4 चीज़ें इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी बनाई जाए। जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर में आती है। आपकी कंस्ट्रक्शन की तरफ से आपकी डेवलपमेंट होती तो मजदूर को नौकरी मिलती है। तो एक टारगेट है जिसको हम अचीव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम वी मोर देन 1000 राइट नाउ, हम उससे ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। दूसरा, हर जगह हर शहर में ऐसी डेवलपमेंट की जाए जो डिफरेंट हो, जो आपके मुल्क को भी आइकॉनिक बनाए। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि वन डे हम पाकिस्तान के अंदर हाई राइज टावर्स बना सकें जिस तरह वर्ल्ड में होते हैं, लोग उन टावर्स को देखने भी आएँ। तो दैट इज़ आवर टारगेट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम हुंजा में भी कर रहे हैं, हम स्कर्दू में भी जा रहे हैं, वी कम गोइंग टू कराची एज वेल। और उस डेवलपमेंट को लेके इंशाल्लाह चल रहे हैं। AAA जब तक रहेगा, इट्स नॉट अबाउट शेख फवाद, इट्स अबाउट द कंपनी जब तक रहेगी इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स को भी लेके चलेगी और हम डेवलपमेंट करते रहेंगे। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुल्क के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उसमें भी इंशाल्लाह वन स्टेप अहेड ही रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो कंपनी है या वो किसी शख्सियत पे नहीं चल सकती, वो आइडियाज़ पे होती है। हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी टीम जो है वही लेके कंपनी चलाती है, कोई एक बंदा कंपनी चला नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बंच ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिनारियोज, डिफरेंट प्लेसेस। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लीगल टीम्स हैं,
हमारे पास बहुत से लोग हैं आर्मी से जो हैं, जिस तरह देयर फ्यू जर्नल्स आई रियली वांट टू मेंशन, जनरल गफ्तार शाह हमारे साथ हैं, उन्होंने आर्मी में बड़ा अच्छा किया। जनरल हफीज़ साहब हैं, AVM सुहेल साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी चल रही है। जो आपकी टीम बड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो तब काम जो है वो चलता है। कोई एक शख्स कभी भी नहीं कह सकता कि मेरी वजह से चीज़ चल रही है। हाँ, ये है कि आई एम लिटिल एम्बिशियस, तो मेरा होता है कि यार जल्द से जल्द और ज़्यादा स्पीड रखी जाए। तो वो एक शायद एज फैक्टर है, एक नेचर है कि जल्दी और अच्छा करना है, तो वो स्पीड इम्पैक्ट, जल्दी से डेवलपमेंट हो, जल्दी बिल्डिंग कंप्लीट हो, वो एक फैक्टर रहता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ टीम वर्क, टीम गेम जो हम चला रहे हैं इंशाल्लाह, और टीम अच्छी चलती जाएगी और काम ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा, बेसिकली जो पैशन की बात करें तो पैशन इंसान के तो जो चीज़ करके उसको अच्छा लगे या वो करना चाहे, तो भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता रहा एक अर्से तक। आजकल बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं और उनका स्पोर्ट्स से जिस दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि हम जितने भी स्पोर्ट्स को बेहतर तरीके से स्पॉन्सर करें, उनको आगे लेके आएँ, स्पोर्ट्समैन को लेके आएँ, वो हम करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी क्रिकेट को लेके, हॉकी को लेके, बॉक्सिंग को लेके काफ़ी चीज़ों को स्पॉन्सर कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह नाम हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में दूसरे एंड में जो अगला पैशन आप समझ लें, या जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि हम यूथ को अभी से ट्रेन करें। किसी भी कंट्री के लिए अगर यूथ अच्छे तरीके से ट्रेन है तो वो कंट्री कामयाब है। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी जो लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते, उनके पास स्कूलिंग नहीं है। तो मेरा ये समझ ले पैशन भी है कि उन जगहों में जाऊँ, स्कूल्स बनाएं हम लोग, उन लोगों को तालीम दें, और इसके लिए हमने एक फाउंडेशन भी खोली, यूसेड फाउंडेशन, जो काफ़ी हेल्प आउट कर रही है लोगों का। इसमें हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा उसको कल किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर वो स्पोर्ट्स में भी होगा तो वो मंशियात से दूर रहेगा। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो मिस हो रही है हमारी कंट्री में, वो हमें वापस लेके आनी है, और यही मेरा पैशन है। इंशाल्लाह इस पे हम बहुत बेहतर कर रहे हैं और करते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो बाहर के रियल एस्टेट सेक्टर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और वहाँ पे अगर आपको रियल एस्टेट में आना भी है तो आपको डिग्री चाहिए, आपने पहले एजुकेशन करनी, फिर रियल एस्टेट में आना है। इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी मिल जाती है वो जिस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम देखें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो पाकिस्तान से बेहतर भी कंट्री कोई नहीं है, क्योंकि हम अंडर डेवलपमेंट है, हम डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों का रेट बेहतर हो रहा है, और यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पेसिफिकली इन सम सिटीज़ जो ख़ास बड़े शहर हैं, उसने बेहतरी करना है, ग्रो ही करना है। बाहर के रियल एस्टेट में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं, ना मेरे ख्याल से आने वाले वक्त पे होंगी, क्योंकि वी आर अ कंट्री जो अभी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत बेहतर है। तो मैं तो कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपने मुल्क के अलावा कहीं इन्वेस्ट करें। इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। या मैं तो इसमें बड़ी स्ट्रेटअप बात कहूँगा कि मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के अलावा अब भी कोई और ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इतनी सिक्योर हो। मतलब आप शेयर्स की तरफ जाएं तो वो भी कई दफ़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप बैंक में पैसा रखवा लें तो कभी भी आप इंटरेस्ट रेट पे, जो बैंक आजकल काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, कभी भी आप ROI हासिल नहीं करते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द एंड प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर आप कंपेयर करें, आपने एक बैंक में पैसा दिया, आपको 14% मिल गया, मतलब आपने 1 करोड़ दिया और आपको 14 लाख साल का मिल रहा है। वही चीज़ जो आप साल पहले ले रहे थे, अगर आप पेट्रोलियम की प्राइसेस देखें या इकोनॉमिक सिचुएशन देखें कंट्री की, तो वही चीज़ जो आप साल पहले ख़रीद सकते थे करोड़ में, अब आप वो शायद 1 करोड़ 5 में ही खरीदेंगे ना। तो आपका फ़ायदा तो 9 लाख रुपए का ही हुआ। बड़े आसान अल्फाज में ये समझा रहा हूँ। दूसरे एंड पे अगर आप यही चीज़ आके ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कमर्शियल है और जो डेवलपमेंट हो रही है, दुकान आप ले लें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक अच्छा किराया भी हासिल होता है। फिर जब 10% किराया इंक्रीज़ होता है साल बाद, तो जो दुकान है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। तो जो वैल्यूएशन इंक्रीज़ होती है वो वैसी मैच कर जाती है जो बैंक आपको दे रहा है 10 से 14% को। जो आपको किराया मिल रहा है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो इससे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कोई और अभी मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर आइडियाज़ हैं अच्छे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की तरफ से बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान को, और उसको अच्छे एज अ कंट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उन आइडियाज़ पे वर्कआउट करें, IT पे या डिफरेंट फूड पांडा टाइप चीज़ों पे जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं। मगर वो बिजनेसेस जो आपको करने हैं, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अवेलेबल राइट नाउ। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी में फ्रॉड से आप ऐसे बच सकते हैं कि आप चालाकी ना करें और आप लालच ना करें। आप वो चीज़ खरीदें जो मौके पे मौजूद है। बहुत से लोग हैं वो इसलिए फ्रॉड उनके साथ हो जाता है क्योंकि वो जाते हैं, वो देखते हैं फ़ाइल ख़रीद लेते हैं, कल ये फ़ाइल बहुत हाई रेट पे चली जाएगी। एक आगे बंदा बैठा तो कहता है जी आप 10 रुपये की चीज़ लें, कल
40 रुपए की हो जाएगी। तो हम ना लोकेशन देखते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, थंब रूल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, हम उनकी तरफ जाते नहीं, हम लालच में आ जाते हैं और हम वो फाइल ले लेते हैं। इसी तरह हम एक कंपनी के पास जाते हैं, वो कंपनी हमें कहती है कि जी हम आप 1 करोड़ रुपए दें, हम आपको 4 लाख रुपये महीना किराया देंगे। तो वो बंदा जाके लालच में आके ना उस कंपनी की हिस्ट्री देखता है, ना देखता है उसने आज से पहले क्या किया है, वो जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम खुद कम लालची हो जाएं तो शायद हमारे साथ धोखे भी कम हो जाएं। रियल एस्टेट के बंदे कभी भी आपके साथ धोखा नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर लालच ना हो। दूसरी चीज़ ये, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो 3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो पेपर वर्क सॉलिड हो, जो वो कमिटमेंट कर रहा है उससे बोलें यार ये आप लिख के दें। अगर आप लिख के नहीं दे सकते तो आप उनकी किसी भी कमिटमेंट पे एक्सेप्ट ना करें उन्हें। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो मौके पे मौजूद होनी चाहिए। आप कोई फाइल खरीद रहे हैं, उसके बाद आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप फाइल ले रहे हैं वो रिस्क है। अगर आप मौके पे प्लॉट ले रहे हैं और कल को प्लॉट का रेट स्टेबलाइज हो जाता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं, तो आप उस पर घर बना के किराए पे दे सकते हैं। तीसरी चीज़, जब ये कंपनीज रेंटल की आपको ऑप्शन दे रही होती हैं तो आप उस पर लालच पे ना आए, बल्कि आप उन्हें ये देखें कि जिसके साथ आप करोड़ रुपये लगा रहे हैं क्या उस कंपनी की वर्थ 50-60 करोड़ की है कि वो आपको करोड़ दे सकती है। दूसरा, उसके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने ऐसे पहले उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए जिस पे वो सक्सेसफुल रहे हैं और क्लाइंट्स को रेंटल प्रोवाइड कर रहे हैं और देते रहे हैं। आजकल कंपनीज किराया बहुत ज़्यादा दे रही हैं और साल बाद वो आपको आपकी चीज़ दे देती हैं, फिर पता चलता है यार चीज़ की वैल्यू इतनी नहीं थी, तो करोड़ लगाया, मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए, तो उनकी चीज़ बिक गई। तो आप ऐसी कमिटमेंट्स लें कि भाई ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा क्या इसके बाद आप रेंट पे चढ़ा के देंगे, या उस कंपनी की हिस्ट्री है ब्रांड्स को लेके आने की और प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने की। तो ये वो सारी चीज़ें जिन पे आपको ख्याल रखना चाहिए कि वो आगे जाके आप किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी डेवलपर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री और उसकी करंट सिचुएशन, ये दोनों चीज़ें लाजमी देखें। ये मायने रखती है मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यार मेरे ख्याल में हर क्लाइंट जो है वो बराबर होता है, इसमें पुराने नए की बात नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर अच्छा लगता है जब नए लोग आपके साथ चलते हैं, वो उनको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। पुराने क्लाइंट्स तो हमें खुद मिलके कहते हैं यार ये हमें ज़रूर देना है। नए क्लाइंट पे ये होता है कि हाँ वो पहली बार आते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। पुराने क्लाइंट्स हमारे लिए उतने ही अहम होते हैं, और लेकिन वो माशाल्लाह इतने खुश हैं कि वो हमें अहमियत ज़्यादा दे रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोबारा ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से कामयाबी जो है वो किसी भी पैसे से नहीं है, वो इस चीज़ से कि आपसे कितने लोग मुफीद हो रहे हैं, कितने लोग हैं जिनका घर आपकी वजह से चल रहा है। एक तो ये चीज़ है, इस कंपनी की वजह से चल रहा है, और मुल्क के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमें अभी बड़ा कुछ करना है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हमने अच्छा अचीव किया और आगे इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो कामयाबी तब होगी जब बहुत सारे लोग हमारे साथ चल रहे होंगे। अभी हम लोग 1000 हैं, तो जब हम लोग हमारी फैमिली 15,000 20,000 होगी तो इंशाल्लाह तब लगेगा कि हाँ कुछ किया है इस कंट्री के लिए। तो मेरे ख्याल से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं एटलीस्ट 5 साल का प्लान करें। हमारे मुल्क में ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक माइंडसेट बना के आया है। पहले वक्तों में ये नहीं होता था, आप जाते हैं, आप कहते हैं यार ये साल के लिए मैंने इन्वेस्ट करना है, साल बाद में अमीर हो जाऊँ। और ये सोच अपनी ख़त्म करें। इस सोच में क्या होता है कि एक दफ़ा आपको साल बाद आपके पैसे भी नहीं मिलते। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बेसिक इन्वेस्टमेंट्स पहले करें। बेसिक इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज़ लें जिससे आपको अच्छा रेंटल आ रहा है और वो आपने सॉलिड जगह में ली है, और 5 साल तक आपने उस चीज़ को नहीं बेचना। 5 साल बाद ही आपको चीज़ की असल वैल्यू मिलती है। वैल्यूएशन जो है ना बेसिकली वो 5 ईयर्स पे होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट की। हम यहाँ 6 महीने 8 महीने तक की इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जाते हैं, और डेवलपमेंट वाली साइड पे हैं जहाँ पे चीज़ डेवलप हो रही है आपकी आंखों के सामने है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो आपको डबल ग्रोथ देती है। एक तो वो जो प्लॉट की वर्थ है उसका भी, फिर जो ऊपर डेवलपमेंट है उसकी भी एक आपको ग्रोथ दे रही होती है, और आपको एक करंट इनकम देती है। वो इनकम जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक कोविड का टाइम आया था तो बहुत से लोग जिन्होंने दुकानें ली हुई थी, जिनको रेंट आ रहा था, अब कोविड में लोगों ने खाना खाना बंद नहीं किया, अच्छे ब्रांड्स बैठे रहे, रेंटल आता रहा उनको, उनके लिए मुश्किलात कम हुई। तो हमेशा ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको कोई करंट इनकम ज़रूर आ रही हो और आपके पैसे सॉलिडली सिक्योर हों। जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल से उनका एम यही होना चाहिए कि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक है, और अपनी जो छोटी ज़रूरियात हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए रियल एस्टेट में आए। दूसरा, अगर वो आना चाह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो रियल एस्टेट में काम करें, तो मैंने बोलूँगा कि यार मोस्ट वेलकम। हम भी चाहते हैं कि वो आएँ, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड की तरफ आएँ, AAA में आएँ। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, सीखता है, उसके बाद वो अपनी कंपनी बना लेता है। मेरे लिए उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती, क्योंकि अगर मैं अकेला बैठ के सब कुछ कमा रहा हूँ या हमारी कंपनी चल रही है और एक इस कंपनी से 10 और कंपनीज बन रही हैं, तो इससे बेहतर
और अच्छी बात कोई इस मुल्क के लिए नहीं हो सकती। या देखिए, रियल स्टेट में एज एन इन्वेस्टर तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। आइडियाज़ जो हैं वो अगर आप काम करने आ रहे हैं और आपके पास यूनिक आइडियाज़ हैं तो वाई नॉट। आपके पास आइडियाज़ जो हैं वो आपको कहीं भी कामयाब करते हैं, मगर वो आइडियाज़ लॉजिकल होने चाहिए, इलॉजिकल आइडियाज़ नहीं होनी चाहिए, और उनके लिए नीयत साफ़ होना ज़रूरी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है। बाकी रेफरल भी होता है, आप 10 बंदों को रेफरल करते हैं, आप अच्छी चीज़ फैलाते हैं। आप खुद नहीं खरीद सकते, आप 10 बंदों को बोलते हैं कि ये चीज़ खरीदो, ये अच्छी, वो भी एक अच्छा काम है, और वो भी एक रियल स्टेट बिजनेस ही है, जिसे हम रेफरल कहते हैं। रेफरल फीस होती है जिसके उनको एक अच्छा इनकम भी आ जाती है उससे। यहाँ आजकल मेरे ख्याल से सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, या आज़ादी है हमें, और इस मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है। जो लोग कहते हैं आज़ादी नहीं, मैं उनको बोलूँगा इस मुल्क के अंदर सोशल मीडिया में आपको काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है। लेकिन वही बात है कि हम लोगों को कंप्यूटर्स भी मिलते हैं, फ़ोन भी मिलते हैं, हमने कैसे इस्तेमाल करना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है। अगर एक ख़बर उनके पास है, वो उनको नहीं पता वो सही है दुरुस्त है, तो अपने सिर्फ लाइक्स के लिए उसे पोस्ट कर देना, ये एक गलत बात है यार। सिर्फ हमें लाइक्स ज़्यादा मिल जाएं, एक चटपटी खबर हो, किसी के बारे में भी कुछ भी लिख देना सोशल मीडिया में, इससे हमें बचना चाहिए। बाकी वी डू रिस्पेक्ट सोशल मीडिया लाजमी होना चाहिए। सोशल मीडिया एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बिज़नेस के लिए भी, कारोबार के लिए भी। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ लोग आपके बारे में कुछ भी लिख देते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके बिज़नेस के बारे में, उन्हें पता कुछ नहीं होता। तो मैं और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है आपको कि आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आप एटलीस्ट सही चीज़ लिखें। अगर गलत है तो उस पे पहले आप चेक करें। किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलने से पहले आपको मेरे ख्याल से 3-4 बार उसे चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप किसी के लाइफ पे इम्पैक्ट डालने लगे हैं, वो लाजमी चेक होना चाहिए। हाँ, अच्छा लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, अच्छा भी लिखें अगर, लेकिन किसी गलत बंदे के बारे में अच्छा लिखें वो भी गलत है फिर। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सब लोगों पे है जिन लोगों को लोग फॉलो करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, किसी के बारे में भी गलत लिखने से पहले वेरीफाई ज़रूर करें। मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वुमेन राइट्स की तरफ। बहुत सारे वुमेन हैं जिनको आज तक सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अवेलेबल। मेरे ख्याल से औरतों को लाजमी जॉब करनी चाहिए, घर से निकलना चाहिए, दे हैव इक्वल राइट्स। और हम जितना मर्जी बोल लें कि हम उसके लिए फ़ाइट करें, हम एक्चुअल में नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से वुमेन स्टैंड विद द मेन, और तभी हमारा मुल्क जो है वो कामयाब होगा। तो हमें एज एन इंडस्ट्री भी है, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो जॉब करें, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम मेरे साथ जितने भी अदर डेवलपर्स हैं उन सबको चाहिए कि अच्छी नौकरियाँ दी जाएँ, और वुमेन को खुद चाहिए वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, और उनके लिए जो गांव या ऐसी जगहों में औरतें हैं उनके हकूक़ के लिए हमें सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड डू। नेगेटिव वाइब नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। हम फिर उस वजह से बहुत सारी औरतें जिनके साथ कई दफ़ा ऐसी चीज़ हो जाती है जो हम अभी बात भी नहीं कर सकते, उन तक मेरे ख्याल से हमारी हेल्प नहीं पहुँचती। तो हमें लाजमी वुमेन की हेल्प करनी चाहिए और उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दे हैव द फुल राइट एंड द सेम लेवल एज अ मैन। तो जब तक हमारी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। या मेरे ख्याल में ना पहली बात ये है कि मिडिल क्लास लोग, या वो लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ बना नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें खरीद सकते हैं। उसमें बस थोड़ा सा ना एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को नज़र पे रखते हुए हमने एज अ कंपनी AAA ने हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दी। अगर कोई बंदा 6 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको भी हमने वेलकम किया। उसमें एरिया ज़रूर कम हो गया, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी बन गई है जिससे उसको एक अच्छा रेंटल आएगा इन फ्यूचर। तो हर बंदा जिसके पास मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए से लेके कोई मैक्सिमम इन्फिनिटी इज़ द लिमिट, कोई लिमिट होती नहीं है। तो जिस मर्जी अमाउंट तक इन्वेस्ट करना चाहे, एटलीस्ट AAA इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। और मेरे ख्याल से स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे ये सोचते रहेंगे यार करोड़ों होंगे तो ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, आप नहीं निकलेंगे, नहीं देखेंगे तो आप कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट की तरफ जाना चाहिए, चीज़ें लेनी चाहिए। और आपके पास ऑप्शन है, AAA एटलीस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन कि आपके पास अगर 4 लाख रुपए भी हैं तो आप आएँ, हम आपको ऑप्शन देंगे, आप इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में बंदा अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी करे तो उसने ग्रो ही करना है, उसी स्पीड से ग्रो करना है जिस तरह 4 करोड़ ने करना है या 4 लाख ने ग्रो करना है। तो ये एक अच्छी बात है अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं और सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है।
यार बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, बट देयर वाज वन इन माय लाइफ इन दिस करियर। हमने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और मैं उसकी पेमेंट पे थोड़ा सा लेट था, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द करियर था। तो उसने मुझे बोला कि अगर तुम इस तारीख तक पेमेंट ना कर सके, हम लोग मेरे यहाँ से 10 दिन लेट थे, तो तुम्हें इंटरेस्ट पड़ेगा उस पेमेंट के ऊपर। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, AAA भी इंस्टॉलमेंट पे सरचार्ज नहीं लगाता। हम कैंसिल ज़रूर कर देते मगर इंस्टॉलमेंट लेट होने पे इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है वो पैसा हमने कमाया नहीं है। तो मैं गया एंड मैंने काफ़ी सोचा, मैंने कहा मैं इंटरेस्ट तो नहीं दूंगा। तो दैट वाज वेरी स्टार्ट ऑफ आवर कंपनी। तो मैंने कंपनी बंद कर दी, बिल्कुल 3 दिन रह गए थे। और एक इन्वेस्टर थे हमारे, मैंने ये नियत कर ली और मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया मुझे सूद ना देना पड़े। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी नहीं करना चाहूँगा। और मेरी नीयत साफ़ थी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और मेरे ख्याल से विद इन अ डे और 2 हमें एक अच्छा इन्वेस्टर मिला और एक हम फ़ौरन पेमेंट कर सके सारी प्रॉपर्टी की। तो वो एक चीज़ नहीं भूलती कि आपकी नीयत साफ़ हो और आपने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाया हो, जो बहुत ज़रूरी है, और आप उसके रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। वो मेरे लिए एक मिरेकल था, एक ऐसा पॉइंट कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे पेमेंट मिलेगी या वो इन्वेस्टर मेरे साथ चलेगा। तो मेरे ख्याल से दैट वाज अ मोमेंट जिसके बाद से हमने शायद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हम कामयाब ही हुए इंशाल्लाह। यार मेरे ख्याल से एज अ बिजनेसमैन जब मैंने सोचा था कि बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो वो तो वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन कि नौकरी नहीं करनी, कारोबार करना है। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि इसमें आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से होता है और आप मांगते अल्लाह मियाँ से, आप किसी को खुश नहीं करते, किसी को खुशामद नहीं करते प्रमोशन के लिए। तो एक बड़ा मज़े का ये होता है, आप अपने आइडियाज़ को फ्लरिश कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज होगा कि अपना एक फेथ स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी नीयत साफ़ रखें, हक में काम करें, हलाल और हराम का फ़र्क रखें। और अगर आपका आइडिया अच्छा है, जो माशाल्लाह पाकिस्तानियों के पास बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं और हमारी कौम बहुत बहुत ज़बरदस्त है, जो यूथ है हमारी वो बहुत एजुकेटेड भी है, बहुत क्लेवर भी है, वेरी वेरी गुड पीपल। तो अगर अपने आइडियाज़ अच्छे रखें तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे वो लाजमी। तो नीयत साफ़ रखें। एंड पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टार्ट न्यू बिजनेसेस, हर तरह का बिज़नेस आप स्टार्ट करें। इस कंट्री ने इंशाल्लाह मुझे बहुत कुछ दिया है और हमारा यही मुल्क है, हमने यहीं पे रहना है और ये कंट्री जो है ये हमारे लिए सब कुछ है। तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें और वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। बल्कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए तो वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन गुड आइडियाज़।